हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसके मेरे पास 10 क्वेश्चंस हैं। सो द चैप्टर कॉल्ड सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो चैप्टर है इसके जो 10 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे और क्लास 11 के बच्चे, इवन द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, वो सारे क्वेश्चंस उन सारे बच्चों के लिए है। तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स फॉर ऑल। Okay, and these questions are not hard but these questions are basic. Okay, so मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दूंगी उसके लिए 3 या 4 सेकेंड्स दूंगी और उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। आप वो सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में भी बता सकते हैं या फिर ये भी बता सकते हैं कि आपने कितने सही किए। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द सेल? Option A, Robert Brown. Option B, Robert Hooke. Option C, Schleiden. Option D, Leeuwenhoek. And your time starts now. So the right answer is Robert Hooke. Who discovered the cell? Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक कहा जाता है, वो डिस्कवर किया था। और स्लाइडन जो थे वो स्लाइडन और स्वान मिलके सेल थ्योरी दिए थे, जो आपको क्लास 11 के बायो के चैप्टर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ने को मिलेगा। एंड लेवॉनहॉक तो ये भी 11th में पढ़ने को आपको मिलेगा, 9th में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। सो एंटोन वॉन लेवॉनहॉक इनका पूरा नाम है और ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार लाइव सेल को देखा था। ओके, सो अब सेकेंड क्वेश्चन। So the second question is which organelle is known as the powerhouse of cell? Okay, so यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे बच्चे को बायो में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये लाइन सबको पता होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। एंड यस, अब यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो द आंसर इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया. So which organelle is known as the powerhouse of cell? Mitochondria. Now third question. The outermost covering of an animal cell is. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे ऑप्शन ए पे क्लिक करेंगे, लेकिन नहीं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑप्शन ए देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे सेल, एनिमल सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग के बारे में बात हो रही है, जो कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको जो सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है वो एनिमल सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और अगर यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही होती तो आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी हो जाती? सेल वॉल की। ओके, सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स क्लोरोफिल? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी वैक्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट होगा इसका आंसर। ओके, और आप इससे भी याद रख सकते हो कि CHLO यहाँ पे क्लोरो तो क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसके कारण पत्तियां ग्रीन होती है। ओके, एंड स्पेसिफिकली अगर कोई पूछे तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है उसके कारण ग्रीन प्लांट्स के कलर, जो पत्ते होते हैं उसका कलर ग्रीन होता है। ओके, तो हमने 4 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिया है एंड नाउ लेट्स गो फॉर द 5th क्वेश्चन। And the 5th question is the control center of the cell is. Option A cytoplasm, option B nucleus, option C cell membrane, option D endoplasmic reticulum. यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेल होता है उसका कंट्रोल सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो कंट्रोल सेंटर, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि कंट्रोल सेंटर का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन होता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि जो चीज़ आपके पूरे, जैसे हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह के सेल का कंट्रोल सेंटर यानी सेल का ब्रेन भी जिसको बोला जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसी को वही कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होता है और उसी को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल इफ यू थिंक लाइक जीन एंड ऑल द थिंग्स, क्रोमोसोम्स, तो वो सारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है वो तो बीच का जो मैट्रिक्स होता है उसको कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर हो सकता है एनिमल सेल में, एंड लाइक ये यही सबको अंदर बांध के रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organelle is responsible for protein synthesis? अब ऑप्शन ए गोल्जी apparatus, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम राइबोसोम में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये जो नीट के लिए या क्लास 11th में बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ऐसा समथिंग होता है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के साइड में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो इस तरह की कुछ ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, आपको चैप्टर 8 में आपको देखने को मिल जाएगा बायो के क्लास 11th के बुक में। तो यहाँ पे जो होती है तो इसको बोला जाता है RER विच मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो सरफेस होता है ये स्मूथ होता है, यहाँ पे इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तो इसको बोला जाता है SER विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये राइबोसोम इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो ये जो होते हैं ये राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस ना करके ये किसको सिंथेसिस करता है, तो लिपिड सिंथेसिस करता है। ओके, सो अभी आई होप कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चंस बायो में नीट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जिस साइड में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिस साइड में नहीं प्रेजेंट है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसका काम क्या करता है, वो क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो द विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए कि ये एक सेल हो गया तो इसके अंदर जो होता है एक जेली आई होप सबको पता होगा। जेली जो होता है वो ना ही फुल वाटर होता है, मतलब लाइक फुल लिक्विड होता है, और ना ही सॉलिड होता है, ठीक है। वो जेली सा होता है, जैसे ऐसे चिपचिपा सा कुछ बोल दीजिए, जिसमें कि कुछ सॉलिड्स भी मिले होते हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और मैट्रिक्स जिसमें कि मतलब वाटर सब्सटेंसेस और बाकी सारे भी होते हैं, ठीक है। तो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, ये सेल के अंदर जो हो गया इसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी, cytoplasm. Jelly-like substance inside the cell is called cytoplasm. So the next question, which of the following is present only in plant cell? यहाँ पे ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने जब एनिमल सेल वाला करवाया था वहीं पे बताया था कि प्लांट सेल का स्पेसिफिक क्या होता है कि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है आउटर मोस्ट, वो सेल वॉल होता है, जो कि स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में सिर्फ मतलब यहाँ पे जो है वो उसकी बात हो रही है, अदरवाइज वहाँ पे फंगी एंड ऑल द और सारे क्लासिफिकेशंस जो होते हैं उसमें भी मिलते हैं। एंड नाउ वी हैव ओनली लेफ्ट 2 क्वेश्चंस, ओके। सो द क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने चाहती इसको छुपा के रखूँ। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात हो रही है और वो भी जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल से अगर आप समझ रहे हो, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि वो मन मर्जी का मालिक, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे जो ये है, जो लेयर है, अगर जो मेम्ब्रेन मान लीजिए कि ये एक मेम्ब्रेन हो गया, तो ये अपने अंदर उसी को आने देगा, ठीक है, या फिर अपने से बाहर जाने देगा, ठीक है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है जो इसके लिए फायदेमंद हो गया, या जिसको ये चाहेगा वही इसके अंदर आ सकता है, और जिसको ये चाहेगा वही इसके बाहर जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसका आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल हो गया, ठीक है। और अगर हम जनरली एनिमल सेल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, इनसाइड के जो सब्सटेंस होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ये जो हो गया ये इसका आउटर मोस्ट लेयर हो गया जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये अगर इसके अंदर, ये बाहर के एरिया हो गए, तो यहाँ के बाहर के एरिया से अगर इसको कुछ भी अंदर आने या जाने देना होगा तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो गया, तो ये इसको क्या ही मतलब है, वैक्यूल जो हो गया वो एक खाली जगह होता है, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनेल में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनल मॉडिफाइज पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो मॉडिफाइज होकर के पैकेजिंग का काम करता है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो आपको जहाँ तक मैंने पीछे जो क्वेश्चंस कराए हैं उसी से आप अगर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी लगाओ यहाँ पे तो आपको पता चल सकता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, तो ये पैकेज और ट्रांसपोर्ट तो ये करेगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस मतलब एनर्जी के लिए है, तो एनर्जी में पैकेज और ट्रांसपोर्ट कहाँ से आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तो ये 2 हो गए और बचा ऑप्शन ए एंड बी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पीछे भी बताया था कि ये न्यूक्लियस हो गया अगर, और यहाँ से जो निकलता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम अगर लगे हुए हैं तो, और नहीं लगे हुए हैं तो लिपिड की सिंथेसिस, तो वो क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, मतलब क्या बचा? गोल्जी अपैरेटस। तो आप गोल्जी अपैरेटस को मार सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है, यहीं से ऐसे एक सिस्टर्ने बन के ऐसे कॉइल सा होता है, ठीक है, जो कि ऐसे इधर और इधर आगे बढ़ते जाता है, जो कि आपको 11th में, क्लास 11th में पढ़ना है। इसका मैं आगे भी अगर वीडियोस अपलोड करूंगी तो मैं इसके ऊपर बात करूंगी और स्पेसिफिकली इस टॉपिक को कवर करूंगी, ओके। सो यहाँ पे जो ये होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से खत्म होता है, और जिसके एंडोप्लाज्मिक मतलब मान लो कि ये ER बोल देती हूँ, ठीक है, RER बोल दो, इधर SER बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर RER है तो यहाँ पे मतलब मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ से जो शुरू होता है वो क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस होता है, ठीक है। तो ये गोल्जी अपैरेटस क्या करता है कि यहाँ पे तो प्रोटीन बन गया, आपका RER प्रोटीन बना दिया, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट थे, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस अब यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये अपने आप को मॉडिफाई करता है और यहाँ से प्रोटीन पैक करता है और इसको इधर से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको ज़रूर कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, क्या आपने बनाया या नहीं बनाया, और क्या ये क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आगे। तो यस, डेफिनेटली आपको बस कमेंट में बताना है कि कैसा लगा वीडियो। सो बाय।